Hello, good morning everyone. How are you? आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर वाली चीज़ कर ली थी, राइट? और एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट भी हो गया था हमारा। और जो अगला हम लोग देखने वाले दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो वी आर स्टार्टिंग टुडे विथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे मान लीजिए कि दो लाइंस हैं आपके पास। मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड सपोज कर लो कि दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ऐसी कोई दो लाइंस हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग इसमें लर्न करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। या फिर हम लोग बात करें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। किसकी बात करने वाले हैं? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है ना? मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है ना? एक हम लोग मान लेते हैं देयर समवन whose name is like this, जडेजा, ठीक है ना? कोइंसिडेंटल है सब कुछ, ठीक है? डिस्क्लेमर पहले दे दिया। उसने मान लो कि इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखी ऐसे x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अलावा कोई और भी हो तो अलग तरीके से तो सोच लेना, बाकी अब उसने इस तरीके से ज्वाइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखी। समझ में आएगा? and there is another person गांगुली, फिर से प्योरली कोइंसिडेंट नाम है। उसने ऐसे लिखा x माइनस वाई माइनस 5, मतलब इसको लेफ्ट में ले गया और इसको इधर ले गया और इधर मल्टीप्लाई करके लिखा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप में से कोई बेहतरीन इंसान है जो कि कुछ और लिख रहा है तो फिर देख लेना भैया। बाकी मैं अपनी बुद्धि विवेक से ये दोनों केसेस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप अपनी बुद्धि विवेक से अगर कोई और चीज़ लग रही हो तो डिस्कार्ड करने की शक्ति है। बाकी हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, बस ये उसके चक्कर में आईटी रह जाता है। तो एक ने इस तरीके से लिखा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ने इस तरीके से लिखा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पॉइंट ये आ रहा है सही कौन है? या दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही एक गलत है, ठीक है ना? क्या लगता है? तुम लोग भी देखो, सोचो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कभी नहीं कि ये गलत है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये गलत है क्योंकि, ठीक है? जब तक वो क्योंकि नहीं लगता है, जब तक उस क्योंकि पे वेट नहीं आएगा आपका, तब तक कोई फायदा नहीं। ये गलत है बोलने के लिए तो हम सबको ही गलत बोल देते हैं। माँ गलत है, बाप गलत है, भाई गलत है, बहन गलत है, सब गलत है, टीचर गलत है। टीचर तो बाहर है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना? सही कौन है? सिर्फ हम हैं? नहीं ये दोनों गलत नहीं, नहीं। चलिए इस पर्सपेक्टिव से भी देख लें, ठीक है? अब कुछ क्योंकि के साथ अगर जोड़ पाओ और खुद से लिख लो पहले, ताकि ये पता चले कि हाँ दोनों सेम। ऐसा नहीं कि अच्छा आपके स्टेटमेंट में द था, मेरी स्टेटमेंट में भी द है, तो यानी कि मेरा सही है। तो सिर्फ द रहने से सही नहीं हो जाता है, सारी चीज़ें आनी चाहिए, नहीं? तो देखते हैं। जडेजा जी ने लिखा ऐसे। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमें ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस का मतलब पहले तो ये समझेंगे कि हमें एक ऐसा लोकस लिखना चाहिए जो दोनों लोकस को इंक्लूड करे। हमें एक ऐसा लोकस लिखना चाहिए जो दोनों लोकस को इंक्लूड करे, मतलब ये वाला लोकस भी उसमें हो। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब ये हुआ, और ये वाला लोकस भी हो। सपोज कर लो कि हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों लोकस को इंक्लूड करता है। लेट देयर बी अ पॉइंट h, k ऑन दिस लाइन। If supposedly I have taken point h, k which is other than point of intersection, this must be satisfying this particular line, right? And if this satisfies this line, I can definitely say कि h minus k must be 5. Any objection? No.
तो लेट्स वॉच कि ये h कॉमा k को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये जो इक्वेशन मैंने ज्वाइंट इक्वेशन लिखी है, क्या ये h कॉमा k को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो मैं इधर लिख रहा हूं उसको, तो दिस विल गिव मी h माइनस k इंटू 2h प्लस k इक्वल टू 15। h माइनस k इज डेफिनेटली 5 एंड एक चीज और बोल सकता हूं कि 2h प्लस k इज नॉट 3। क्यों? क्योंकि h कॉमा k दूसरी वाली लाइन पे तो नहीं है, इस वाली लाइन पे तो नहीं है, ये तो इसी लाइन पे है, तो 2h प्लस k इक्वल टू 3 तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो h माइनस k अगर 5 है तो ये कट जाएगा, तो क्या h कॉमा के जो बचा हुआ इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है? आंसर इज नो। तो आप देख सकते हैं ना कि ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रीट कर सकते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन? क्योंकि हम लोगों ने इस लोकस का ये पॉइंट बस चेक किया और ये पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हाउ कैन इट बी कंबाइंड इक्वेशन? है क्लियर? तो यानी इसलिए ये चीज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं है, ठीक है ना। जबकि अगर हम इस गांगुली अप्रोच में देखें तो गांगुली अप्रोच में अगर हम h कॉमा k की बात करें तो भाई साहब जरूर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ये चीज जीरो हो रही होगी, ये जीरो हो रही होगी, ये बची हुई चीज नॉन जीरो भी है, तो प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है। यानी इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सिमिलरली आई कैन से कि ऑल ऑफ देम मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सिमिलरली अगर h कॉमा k कोई पॉइंट आपने इस लाइन पे भी ले लिया तो h कॉमा k अगर इस पे लिया तो 2h प्लस k इक्वल टू 3 होगा। तो जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है, ये जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो आपको ये फील आया कि आप इस वाले लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे इस वाले लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, you will always see what you will always see कि this equation is going to be zero। मतलब all the points lying on either of the lines satisfies this equation, that means this will be the joint equation of line। यानी ज्वाइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले अगर कुछ लिखा भी है ax प्लस by इक्वल टू सी, पहले c को लेफ्ट में ले आओ, ठीक है ना। अगर ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि राइट हैंड साइड को जीरो कर लीजिए दोनों इक्वेशन में और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जब लिखिएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द वे इन विच आई कैन से कि ऑल द पॉइंट्स ऑन ईदर ऑफ द लाइंस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो समझ में आ गई ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे लिखना है, आई होप। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, जस्ट नहीं सी द वीडियो अगेन। इफ समवन सेज कि सर वंस मोर तो आई विल से वंस मोर लिसन दिस वीडियो, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखना। जैसे कि हम लोग को पता है जनरल इक्वेशन 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई, ये बहुत पहले मैंने सिखाया था आपको क्वाड्रेटिक में। आज उसका फायदा उठाने का समय आ गया। अगर भूल गए हो तो जाके दोबारा से उसको देख लेना। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई, समझ में आ गया? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पे सारी बातें हो चुकी हैं, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। नहीं तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई है, ठीक है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक सवाल जो हम लोगों ने बहुत पहले सॉल्व किया था कि व्हेन विल इट रिप्रेजेंट या व्हेन इट कैन बी रिजॉल्व into 2 linear factors। When it can be resolved into 2 linear factors। याद है हम लोगों ने ये चीज करी हुई है। अच्छा अब सोचना, अगर लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो रहा है तो एक्चुअली तो क्या हो रहा है, दो लाइंस में ही तो रिजॉल्व हो रहा है। अगर लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, दो लाइन में रिजॉल्व हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल रहे हैं कि इस चीज को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये लिखा है व्हेन इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर, दिस मींस नहीं, दिस मींस कंडीशन व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री in x and y will
will represent pair of straight lines. Will represent क्या? represent pair of straight lines. बिल्कुल हम लोगों ने कंडीशन याद होगा नहीं? कुछ बच्चों को ऐसे ही याद रहता है डेल्टा इक्वल टू 0. डेल्टा क्या होता है? हो भगवान जाने, बाकी देख लेना. कुछ बच्चों को तो सही याद रहता है, मतलब सबको ऐसा याद नहीं रहता है. ये कंडीशन होता है डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0. जो मेरे लिखने से पहले सब कुछ सही सही लिखे हो, ठीक है ना, बोले हो का पता नहीं, लेकिन जो मेरे लिखने से पहले सब कुछ सही सही लिखे हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनको याद है. फिर याद हो आपको वहां पे तो एक डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन भी था, ठीक है ना. तो आज हमने डिटर्मिनेंट सीख लिया है मतलब अब तक, ठीक है ना. तो अब हम इस चीज को डिटर्मिनेंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और वहां से याद करना थोड़ा आसान है, मुश्किल थोड़ा आसान है. पहले लेकिन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सबसे पहली चीज, ठीक है ना. डिटर्मिनेंट में क्या रखेंगे? ये जो ABC वाला टर्म है इसको आप डायगोनल में चिपका दीजिएगा. ध्यान रखिएगा कि ये सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल मैंने बताया था कि जब हम लोग बोल रहे थे कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स इधर होते हैं और इसका रिफ्लेक्शन जो है इधर आ रहा हो. सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट शायद आपने सुना होगा मेरे मुंह से, और नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए, ठीक है ना. ABC तो यहाँ पे डायगोनल में डाल दीजिए, ठीक है ना. और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम, ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट सेम, ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट सेम. मतलब आप इसको एज अ मिरर मानते हुए सोचिएगा, ठीक है ना. आप इसको एज अ मिरर मानते हुए सोचिएगा तो आपको सब दिखने लग जाएगा. ABC के अलॉन्ग हमने एक मिरर रख दिया, समझ में आ गया. तो हम लोग इसको ऐसे भी याद रखेंगे, दिख रहा है HGF, ठीक है ना. मरकरी की फील्ड ले सकते हैं, मतलब ABC रखने के बाद HG, ठीक है ना, और फिर इधर GF, ठीक है. और इधर इसका बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेगा तो HGF. मतलब इधर वाला याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप एक चीज याद रखिएगा कि अलोंग दिस डायगोनल इट इज गोइंग टू बी ABC, और फिर उसके बाद इधर रखना है कि मरकरी टाइप का, ठीक है ना, HG. समझ में आएगा. और इधर GF, और इधर हम लोग बोल देंगे कि फिर इसके हिसाब से फिर सिमेट्रिकली रख देंगे, ठीक है ना. और आप इसको ओपन करके देख लेना, इसकी शक्ल बिल्कुल इसी से मिलेगी, ठीक है. तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई है वो कब रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये कंडीशन हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में निकाल रखा है और मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया, ठीक है. अगर अभी ये नहीं याद आ रहा है तो कंडीशन अपन को पता होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी ABC इन द डायगोनल, देन HGF एंड देन HGF, ठीक है ना. और इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं, हैंडसम गाय पता नहीं देना, हैंडसम गाय हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोज फॉर सिनेमा, ऐसा पता नहीं कुछ, ठीक है ना. मुझे ज्यादा मुझे यही याद करने में टाइम लग जाता है, ये जल्दी याद हो जाता है पहले जो मैंने निकाला, ठीक है. बाकी देख लेना ट्रिक्स टू रिमेंबर में, समझ में आएगा. तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी द जनरल इक्वेशन ऑफ कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो आई होप इट इज डन, ठीक है ना. अब हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देख रहे हैं होमोजेनस इक्वेशन के बारे में. अब बोलोगे सर ये क्या आ गया होमोजेनस इक्वेशन? कुछ खास चीज नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनो तो बहुत सिंपल सी चीज है. होमोजेनस इक्वेशन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि इन एवरी टर्म द सम ऑफ द पावर्स, अभी बस इतना ही समझो, ऐसे ये बृहत है थोड़ा, मतलब वो हम फंक्शन में देखेंगे जब 12th में फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में इसका हम एक्चुअल डेफिनेशन लेंगे. बट अभी फॉर द टाइमिंग आपके समझाने के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुटेबल है, ठीक है ना. मतलब ये भी सुटेबल है लेकिन इसका एक हाइयर वर्जन है, ठीक है. तो अपग्रेड करेंगे आपको, ठीक है, उस समय फंक्शन में अपग्रेड करेंगे, चार्जिंग में डाल देंगे आपको. अच्छा, हम लोग बोलेंगे होमोजेनस इक्वेशन की बात करें. व्हाट इज होमोजेनस इक्वेशन? तो फॉर द टाइमिंग इट विल बी अंडरस्टूड लाइक दिस, ठीक है. इट गोज लाइक दिस कि इन एवरी टर्म सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. इन एवरी टर्म सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई कांस्टेंट. जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ax² + 2hxy + by²,
What is this? In every term you can see sum of the powers of x and y is 2. नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. समझ में आती है बात? एंड इसके आगे मैं लिख रहा हूं दिस रिप्रेजेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस रिप्रेजेंट्स क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये क्या है भैया? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. और होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए. तो बोले अगर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री कैसे दिखेगा सर? तो मैं बतला देता हूं, ऐसा कोई मेरे को दिक्कत नहीं. मान लो कि मैं ऐसे लिख देता हूं रैंडमली, ax³ bx² y cxy² और dy³. कोई पूछे क्या ये रिप्रेजेंट करेगा 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन? आंसर इज यस. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब कोई बोलेगा सर इसको याद करना है, रटना है क्या? नहीं, रटना तो है मतलब, लेकिन समझ लीजिए पहले. मतलब रटना तो क्या होता है, मतलब ये सब चीजें पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो फिर आईआईटी तो आप ऑलरेडी क्लियर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है. पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करता है. इस पे आ जाए. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आप देख सकते हैं कि x = 0 y = 0 दोनों सेटिस्फाई करता है इस पर्टिकुलर कर्व को. मतलब ये जो भी लोकस है इसको x0 एंड y0 साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है. तो हमें 0 0 हटा के हम बात कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं 0 0 हटा के. जैसे हम मान लेते हैं x नॉन जीरो है, ठीक है ना, तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि 0 0 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास, तो ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई. अच्छा, तो हम लोग कि मान लीजिए कि x नॉन जीरो है और आप x² से डिवाइड मार दीजिए इस पूरे को, ठीक है ना. तो ये कितना आ जाएगा? b. और जो पंचायती वाले बच्चे होंगे जिनको कुछ सीखना नहीं होता है, कचर कचर करना होता है, वो वैसे ही सोचते रहते हैं. थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम मेरे अकॉर्डिंग सेट कीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा. ये देखिए x² से डिवाइड करने के बाद ये बन गया. तो ये क्या फील दे रहा है? दिस फील्स क्वाड्रेटिक इन y/x. तो यानी कि देयर मस्ट बी 2 वैल्यूज ऑफ y/x व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस. बोलो, हालांकि कि 2 वैल्यूज होंगी ना y/x की जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी. मान लो उन वैल्यूज को मैंने बोल दिया m1 m2. तो m1 m2 इसके रूट्स हो गए. तो एक तो हो गया y/x = m1 एंड y/x = m2. नहीं, there are 2 values of y/x, there are 2 choices for y/x which is making it 0. आइडेंटिकल चॉइस है, इमेजिनरी चॉइस है, वो सब फालतू की बातों में मत पढ़िएगा. सबसे पहले तो समझिए कि 2 चॉइसेस हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या बन रहा है? 0. तो यहां से y = m1x एक आएगा. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ओरिजिन के थ्रू पासिंग लाइन ही तो रिप्रेजेंट करता है. मतलब बस मैंने x² से इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि आपको फील आ जाए कि यहाँ पे ये 2 लाइंस बन रही हैं. बाकी जो बच्चे समझदार हैं उसको ओरिजिनली ही देख के फील आ गया होगा कि सर इसमें अगर मैं 2 नहीं ax + by, या a देखकर फिर a से कंफ्यूजन होगा. नहीं, 2 अगर हम lx + my और lx + my और ux + vy टाइप की चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट होगा. जैसे जो समझदार टाइप के बच्चे होंगे उसको ऐसे ही दिख जाएगा कि अच्छा x² + 2hxy + by² है. तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो एक lx + my टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ux + vy टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा. तो उस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको यहां तक लेकर आया. इसीलिए मैंने यहाँ पे x नॉन जीरो और ये सब बगड़म तगड़म किया है. समझ में आएगा? बाकी आप ओरिजिनल इक्वेशन की बात कीजिएगा तो उसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पे नॉन जीरो का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके 2 फैक्टर इस फॉर्म में दिखेंगे. किस फॉर्म में दिखेंगे? y = m1x एंड y = m2x. और आपने अगर सही सोचा होगा या दिमाग लगाया होगा, हालांकि मुझे नहीं उम्मीद है कि सब लगाए होंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया. ये रूट्स देखकर बच्चों को फील आ गई होगी कि ये तो स्लोप है सर उन ओरिजिन का, इसीलिए मैंने इसको m1 m2 के फॉर्म में माना. मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक क्या दे रहा है? वो जो 2 लाइंस इसमें छिपी हुई हैं,
क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने प्रूव कर दिया नहीं, अल्टीमेटली जो फाइनल आया है y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, ये जो फाइनल चीज आई है ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना थ्रू ओरिजिन, ये फाइनल चीज समझ में आई। और इसमें देख सकते हो कि एक का जो स्लोप है m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो ये m1 m2 है क्या, इसी इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो यानी कि अगर कोई पूछे मुझसे, अगर कोई मुझसे पूछे, खैर मुझसे पूछते कहाँ हैं लोग ने तो अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ दोस टू लाइंस, यहां लिख देता हूं, व्हाट इज द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ दोस टू लाइंस, तो ये सम ऑफ द रूट सी तो हुआ ना -2h अपॉन b। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू लाइंस, मतलब इस होमोजेनस इक्वेशन, होमोजेनस पेयर ऑफ लाइन में जो दो लाइन छिपी हैं उसका अगर कोई पूछे सम ऑफ द स्लोप्स क्या है, उसका कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या है, तो आई विल से दीज आर द सम ऑफ द स्लोप्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। यहां तक समझ में आई बात मेरी? मैंने यहां तक क्या क्या बतलाया आपको, एक चीज तो मैंने आपको ये बतलाई कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोजेनस पेयर ऑफ लाइंस, नहीं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोजेनस पेयर ऑफ लाइंस। इसमें क्या छिपी हुई है, दो लाइंस, दोनों लाइंस किससे पास करेंगी, ओरिजिन से। यहां तक समझ में आ गई बात। दूसरी चीज मैंने क्या समझाई कि उसमें जो दो लाइंस हैं उनका सम ऑफ स्लोप्स इससे आएगा, उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इससे आएगा, समझ में आएगा। ये क्या है, होमोजेनस इक्वेशन नहीं ऑफ लाइंस, लेकिन कितनी लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, किसके थ्रू पास कर रही हैं, ओरिजिन के थ्रू। कैसे मिलेंगे वो तीनों लाइंस, x क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, y बाई एक्स में 3 डिग्री बनेगा उसके रूट्स। लेकिन हमें इस पे नहीं जाना है, हम तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हैं, तो हम अभी सोल फोकस इसी पे रखेंगे, समझ में आएगा, पूरा का पूरा फोकस इस पे रखेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यानी आप समझ में आया कि वो जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x एंड y था, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वो पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा 0 है। डेल्टा बता दिया क्या है। और अगर मान लीजिए उसमें x y और कांस्टेंट टर्म उड़ा दें तो ये जो बचेगा उसमें वो बचेगा क्या, होमोजेनस इक्वेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसमें जो दो लाइंस हैं उसके सम ऑफ स्लोप्स क्या है, दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दिया हुआ है, याद रखना पड़ेगा सब, ठीक है ना। एक और चीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रियल कब होगा, नहीं, हालांकि हमने ऑलरेडी इसमें कंडीशन देख रखा है रियल का, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, तो फिर से देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसका। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो यही आएगा 4h स्क्वायर माइनस ab। याद आया, कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा कि ये सर आपने बतलाया था कि अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हो तो ही क्या आता है, रियल लाइंस, ठीक है ना। नहीं आया तो यहां से देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइंस डिस्टिंक्ट होंगी और थ्रू ओरिजिन होंगी। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो गया, क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। सही है क्या, सही है क्या, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइंस। है लाइंस लेकिन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइंस। अब कोई पूछे इमेजिनरी लाइंस में कुछ लोकस रियल आएगा क्या, हाँ, इसमें आप सोच सकते हैं ना 0 तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस। तो एक्चुअली तो रियल लोकस तो एक पॉइंट ही होगा कि अब ये सब चीजें बच्चों को लगता है कि सर क्या बोल दिया ये आपने, अरे सुनो समझो बैठ के बेटा, ये पेन तो आप ही को उठाना पड़ेगा, सिर्फ आप फन के भागीदार थोड़ी हो सकते हैं, पेन भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से आपको पहले ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो होमोजेनस इक्वेशन है, irrespective of the values of a, h and b, 0 इसको हमेशा satisfy कर रहा है। तो whatever be the case, whether it is representing pair of distinct lines through origin, coincident lines, ये भी origin के थ्रू होंगी, या imaginary lines, ठीक है ना। तो इस केस में हम बोलते हैं imaginary lines है क्योंकि ये हमारे लाइंस के क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब बोलोगे लाइंस के क्राइटेरिया को कैसे फॉलो करता है सर, डेल्टा 0 हो रहा है ना इसमें, तो लाइंस के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस केस में रियल लोकस सिर्फ एक पॉइंट आएगा, तो बोलने के लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल क्लियर है कि इमेजिनरी लाइंस, बट इन दैट केस देयर इज ओनली वन पॉइंट जो कि हमें विजिबल होगा रियल में, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0,0। बस इतना ही बोल सकता था, अब इससे ज्यादा तो आपको खुद ही समझना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और बात करते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस जो इसमें छिपी हुई है।
इसमें जो दो लाइंस हैं उसके बीच का एंगल क्या होगा, तो हम लोग बोले tan थीटा मान लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला दो लाइंस के बीच के एंगल का, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है ना एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, देख लीजिएगा। और हमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो क्या होगा दोस्त, रूट अंडर ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4m1 m2 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस m1 m2। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी वैल्यूज को रखना चालू करेंगे, सही है क्या। तो जैसे m1 प्लस m2 अभी आपने देखा था कितना आया था, देखिए यहां से डायरेक्टली रूट अंडर नहीं देखना, मेरे ख्याल से तो कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब सम ऑफ रूट्स ना 4h स्क्वायर, सही है ना भाई, देख लेना यार तुम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी और अपॉन 1 प्लस m1 m2 मतलब a बाई बी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, हालांकि ऊपर वाले को मॉड की जरूरत नहीं है, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी। आपको समझ में आया कि अगर इसमें जो होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस हैं, अगर इसमें जो लाइंस छिपी हैं उसके बीच का अगर एंगल निकालने के लिए आ गया, तो हाउ विल यू फाइंड द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। सब चीज को अभी इमेजिनरी के चश्मे से मत देखने लग जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे कुछ ही दिनों में, समझ में आएगा। जो चीजें बतलाई जा रही हैं बस उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 चीजें बोल सकते हैं, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी अगर थीटा 0 हो जाएगा तो, क्योंकि 0 0 से पास कर रहा है, और ये ऑलरेडी मैंने लाइंस कोइंसिडेंट की कंडीशन बतलाई हुई है, देखो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी कब, जब हम लोग थीटा 0 होगा, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। कोइंसिडेंट क्यों होगी, वैसे तो पैरेलल होती थी, याद करो, क्योंकि इस बार एक कॉमन पॉइंट 0 0 से पास कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि क्या हो जाएंगी कोइंसिडेंट। सेकेंड चीज, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, नहीं तो m1 m2 इक्वल टू -1 क्या देगा, आपको याद है m1 m2 कितना है, a बाई बी इक्वल टू -1, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। देख लीजिए, तो लेकिन दिस इज हाउ लाइंस कोइंसिडेंट या लाइंस परपेंडिकुलर का कंडीशन आ जाएगा, समझ में आएगा। और एक चीज ये भी होती है कि लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, मतलब ये जो दो लाइंस हैं वो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है, मतलब एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे है, मतलब इक्वली इंक्लाइन मतलब ऐसा कुछ। लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात कि लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, समझ में आ गया कि इधर से अगर थीटा है तो इधर से भी थीटा है, मतलब इसमें जो दो लाइंस हैं दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, तो एक थीटा। हाँ, डिफरेंट भी, मतलब कोई बोले कि नहीं सर दूसरी लाइन भी सेम हो जाए, कोइंसिडेंट ही हो जाए, तो वो भी केस है। तो हम लोग बोले कि डिफरेंट की बात कर रहे हैं, कोई बोले कि सर सेम ही स्लोप हो जाए, तो ठीक है उसकी बात सही है, लेकिन जनरली जब ऐसा लिखा जाता है ना तो डिफरेंट स्लोप की बात है, टू डिफरेंट, मतलब उसी में जो दो डिफरेंट लाइंस हैं दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। तो अगर एक थीटा है तो इसका स्लोप तो भाई कितना हो गया, पाई माइनस थीटा के हिसाब से, क्योंकि मेजर तो इसी के हिसाब से होता है ना स्लोप। तो इधर वाले का स्लोप तो भैया थीटा हो गया, इधर वाले का स्लोप तो थीटा मतलब tan थीटा हो गया, और उधर वाले का अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इधर से थीटा होगा, तो इधर से क्या हो गया tan पाई माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा। मतलब क्या होगा उस केस में, सम ऑफ स्लोप्स विल बी 0, मतलब m1 प्लस m2 हैज टू बी 0, और m1 प्लस m2 क्या होता है 2h बाई बी वाला, ठीक है ना, तो h इक्वल टू क्या आएगा 0। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी इस केस में तो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर होंगी, a प्लस बी इक्वल टू 0 और इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x y दैट इज h विल बी 0। देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए सारी चीजें, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द point of intersection find the point of intersection of the lines y square minus xy minus 6x square plus 13x minus y minus 6 equal to 0. Also find the angle between them. करिए, लग जाइए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अब जैसे इसमें सबसे पहले तो जनरली जो थॉट होता है वो यही होता है कि हम पहले इन दोनों लाइंस को क्या करें, सेपरेट करें, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सेपरेट करने पे जाइएगा तो मेरे ख्याल से बतलाया गया था कि आप या तो x या y में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो जैसे अगर y में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, नो माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और फिर क्या बच गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, ऐसा कुछ बचेगा। और y में क्वाड्रेटिक के हिसाब से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 AC करोगे तो यहाँ पे शायद प्लस 4 कर लेते हैं। तो 4 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर और माइनस 13×52x और प्लस 24, शायद ऐसा कुछ आएगा, देखा जाएगा। और अपॉन क्या आएगा 2। तो दैट विल गिव यू x प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 24x स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर, ये प्लस 2x, तो मेरे ख्याल से माइनस 50x आ जाएगा और प्लस 25 आ जाएगा और अपॉन 2। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से जो y आ रहा है, ठीक है ना, x प्लस 1 प्लस माइनस और ये 5 तो कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये भी x प्लस 1 ही होगा क्या, पता नहीं, देख लेना। तो ये प्लस वाला लोगे तो 6 टाइम्स x प्लस 1, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स x प्लस 1 आ रहा है एक तो, और माइनस वाले में माइनस 4 आएगा तो माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1। समझ में आ गई बात। तो ये आ जाएगा शायद दो लाइंस जो आ जाएंगी, दो लाइंस आ जाएंगी। एक तो आ गया 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा मुझे लग रहा है क्या आ रहा है 2x और प्लस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस आ गई। इसके बीच में कोई बोले कि tan थीटा निकालना है सर, बिल्कुल निकाल लीजिए। m1 माइनस m2, तो इसका स्लोप 3 है और इसका शायद माइनस 2 है, राइट। तो m1 माइनस m2 दैट इज 5 अपॉन 1 माइनस m1 m2, तो प्लस हो जाएगा शायद, पता नहीं यार, 1 प्लस m1 m2 होगा ना, तो माइनस ही होगा शायद। m1 माइनस m2 तो 5 1 प्लस m1 m2, ठीक है, मुझे लग रहा है 1 आ रहा है, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। दूसरी चीज का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों को जोड़ दो, 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा माइनस 1 जैसे ही आप इसमें रखोगे x की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 2, y 0 आ रहा है क्या, पता नहीं सही है गलत। अगर कैलकुलेशन सब सही है तो मेरे ख्याल से ये फाइनली आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट और ये 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी करना चाहूंगा मैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा अगर जिनको समझना हो। बाकी मेरे ख्याल से मैंने सॉल्व कर दिया जनरल पब्लिक जितनी भी है, ठीक है ना। बाकी जनरल से थोड़ा ऊपर जाना है तो एक दो चीजें जैसे कभी कभी ध्यान भी रखनी चाहिए, ठीक है ना। जस्टिफिकेशंस हैं, सबके प्रूफ्स हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसको अभी देखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है हम कभी बाद में देखें ना देखें, वो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली चीज मैंने यहां पे क्लेम किया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरीका जिससे हम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जा सकते हैं, समझ में आ गया। तो आप इसको बस ऐसे ही समझिएगा, ठीक है ना, कि ये तरीका होता है और ये मतलब प्रूफ किया जा सकता है, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन। तो उसमें अभी फंसने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव का भी नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। तो उन सब में अभी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं स्मॉल एफ एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ उसमें, ठीक है। तो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए, मतलब डिफरेंशिएट दिस एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। मैंने बोल दिया है, चाहे तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। ऐसे ही आप एफ को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दीजिए ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, और इसका जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। कैसे देगा उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ये दोनों सर वो लाइंस हो गई जो सेपरेट करने के बाद आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि सर ये जो डिफरेंशिएट करने के बाद वो लाइंस आ जाएंगी क्या, कि मतलब जो जो इसमें छिपी हुई है, नहीं भाई वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो आप ये दो इक्वेशंस बनाकर, मतलब मैं यहाँ पे ये तरीका आपको बता रहा हूँ कि बिना लाइन सेपरेट किए हुए आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहुंच सकते हैं। मतलब अगर कभी डायरेक्टली से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मामला है तो आप लाइन सेपरेशन जैसी चीज पे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको समय लग जाए। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा, 2ax विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस 2hy और प्लस 2g आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y इज बीइंग ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो y ट्रीटेड एज कांस्टेंट गया, यहाँ पे 2hy कॉमन, x का 1, 2g बच जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं जीरो, ऐसे ही आ जाएगा। 2h विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x प्लस 2by और प्लस 2f, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है इसके बारे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्चुअली हमारे उसका इंटरसेक्शन देगा। जैसे इसमें अप्लाई करके देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं पहले तो कितना आएगा, -y, पहला टर्म जीरो हो गया, फिर दूसरा बताओ क्या आ गया, -12x। आप यहां से मिला के भी देख सकते हैं, वो लाइन से नहीं आ रही, ठीक है ना, और +13 है, और विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y -x है, और -1 इक्वल टू। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए तो -2y -24x और प्लस है 26 इक्वल टू 0। तो जैसे ही जोड़िएगा तो ये 0, -25x प्लस 25 इक्वल टू 0। पता नहीं यही आया था या कुछ और ही आ गया था, वहां पे x -1 आ गया था क्या, तो कुछ गड़बड़ होगा फिर। जो ये x इक्वल टू 1 दे रहा है, तो या तो इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। इसमें भी तो जोड़ा ही था यार, इसमें क्या किया था मैंने, फिर उल्टा सीधा तो कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर दिया ना। विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, पहली बार x, तो -y ठीक है, -12x भी ठीक है, +13 भी ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y तो 2y -x -1 ठीक है। तो भाई ऊपर वाले को 2 से ही मल्टीप्लाई किया है और जोड़ ही रहे हैं, 0 -25x प्लस 2, इससे तो x इक्वल टू 1 आ रहा है यार, और x इक्वल टू 1 रखोगे तो y भी कुछ आएगा, यानी कि पहला वाले मेथड में कुछ गड़बड़ कर दिया गया मैंने। पहले वाले मेथड में थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, यहाँ शायद x + 1 नहीं आएगा, यहाँ x + 1 नहीं आएगा। प्रमाण भी मिल गया कि गलतियां हो सकती हैं सेपरेट करने। ये शायद x -1 आएगा दोस्त, तो ये तो सब उड़ गया फिर तो।
तो हम लोग प्लस साइन लेंगे तो y इक्वल टू एक्स और प्लस 1 और प्लस 5x माइनस 5 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 5x और प्लस 5 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 6x अपॉन 2 दैट इज 3x ही आएगा शायद, और 1 और माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 2 देख लेना यार फिर से कुछ गड़बड़ ना दे। माइनस 6x अपॉन 2 इज माइनस 3x और प्लस 3 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो स्लोप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, 3 और माइनस 2 ही आएगा, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो सब सही है। ये लाइन बस गलत है, ये 45 डिग्री एंगल तो 45 ही होगा क्योंकि स्लोप सेम है। और इंटरसेक्शन पॉइंट की बात रही तो 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। हाँ देखो होता है ना कि सर मैंने किया था तो अलग आया था, तो गलती किया होगा भाई। ऐसे ही यहाँ भी देख लो, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1 आ रहा है। और यहाँ से भी हम लोगों ने जो सॉल्व किया है तो अब इसमें भी देख सकते हैं x इक्वल टू 1 ही आ रहा है, और x इक्वल टू 1 रखोगे उसके बाद y भी 1 ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका उन लाइन से कोई लेना देना नहीं, कैसे आता है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तो बस ये ध्यान रखो, ठीक है ना। अच्छा, एंगल बिटवीन द लाइन पे भी एक चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे बोले कि सर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो बतला दिया, लेकिन मान लीजिए एंगल निकालने की तो लाइन सेपरेट करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे समझना इस चीज को, जैसे हमने ये पूरी लाइन देखी, सेपरेट किया, देखा उस लाइन का सेपरेशन, और सिर्फ 2 डिग्री टर्म उठा लीजिए, बस सिर्फ 2 डिग्री टर्म उठा लीजिए, एक्स वाई और कांस्टेंट वाला सब हटा दिया। इसमें भी 2 लाइन छिपी हैं, होमोजेनियस लाइंस, ठीक है ना। और इसको भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, माइनस 3xy प्लस 2xy। एक तो वही है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके जो तोड़ने वाला तरीका, बाकी मैं ऐसे कॉमन सेंस से भी तोड़ लेता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। तो एक y माइनस 3x आ रहा है और एक आ रहा है y माइनस 3x, y प्लस 2x आ रहा है। तो आप देखो ना, इसमें जो 2 लाइंस आ रही हैं, लाइंस आर y माइनस 3x इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2x इक्वल टू 0। और इसमें जो 2 लाइंस आई थी, बस ये अब खत्म ही करने वाले हैं। इसमें जो 2 लाइंस आई थी, एक आई थी y इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से देखने के बाद एक फीलिंग आएगी, क्या आएगी, कि इसमें जो 2 लाइंस थी, सॉरी इस वाले में जो 2 लाइंस थी और इसके स्टार्टिंग 3 टर्म को फैक्टराइज करके जो 2 लाइंस आई हैं, द 2 लाइंस आर पैरेलल। ऑफ कोर्स ऐसा होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली है, अगर ध्यान सुनेगा और रिपीट कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। और इसमें भी पेयर ऑफ लाइंस ऑफ कोर्स होमोजेनियस है, रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू ओरिजिन। मैं इसमें क्लेम क्या कर रहा हूं कि इसमें जो 2 लाइंस होंगी और इसमें जो 2 लाइंस होंगी, दे मस्ट बी पैरेलल। मतलब इसमें जो 2 लाइंस है, मान लीजिए ये लाइन की रिप्रेजेंट को पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज तो ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा हो और आप दिमाग लगा रहे हो कि स्लोप बराबर कर लेंगे, तो भाई देख लेना तुम अपने हिसाब से। बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कंडीशन 1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो 2 लाइंस है और इसमें जो 2 लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, क्योंकि आप देखो ना कि इसमें अगर कोई 2 लाइन होगी तो वो भी तो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की होंगी 2 लाइंस। एक तो होगा मान लो m1x प्लस c1, तो दूसरा हो गया मान लीजिए m2x प्लस c2 होगा ज्यादा। तो जब इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे दोस्त, तो आप ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हो ना, अभी सिखाया था मैंने पहले स्टेप में। तो आप देखो ना, C1 C2 जो है वो x स्क्वायर और y स्क्वायर और xy के टर्म नहीं बनाता। C1 C2 x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म से नहीं बनाता, xy के नहीं बनाता। x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म्स और xy के टर्म सिर्फ ये दोनों टर्म बनाते। तो यानी यहां पे तो सिर्फ हम इन्हें x स्क्वायर xy और y स्क्वायर का टर्म ही पिक किया है, तो जो स्लोप होगा इसमें और इसमें वो सेम होगा, और वो मैंने यहां पे दिखा भी दिया आपको। मेन चीज ये, तो अब आप सोचोगे कि अब आप क्या कहना चाह रहे हो सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसके बीच में जो लाइंस के बीच का जो एंगल है, इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। इसके लिए आपको दोनों लाइंस को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना, ये किसका फॉर्मूला था, ये इसका फॉर्मूला था, नहीं ये वाला इसका फॉर्मूला था।
मैंने बोला कि ये इसका भी फॉर्मूला होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो ना कि दो लाइंस ऐसे ओरिजिन से पास कर रही हैं और इसके पैरेलल से आपने दो लाइन ली है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल तो सेम ही होगा। बात आ गई समझ में? तो यानी कि यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं विदाउट, मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसमें जो दोनों पार्ट है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला, उसके लिए भी लाइन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दूसरा इसके बीच के एंगल्स निकालने के लिए, उसके लिए भी हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके देख सकते हैं और इसमें भी हमें कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है लाइंस को, ठीक है। बट इन केस अगर लाइंस निकालनी पड़े तो वो भी हमने आपको बतला रखा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही तक रहने देते हैं, फिर देखते हैं अगली क्लास में। होमवर्क में आप प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हैं और स्ट्रेट लाइन के जितने भी बचे हुए सवाल हैं उसको जल्दी जल्दी करते जाइए, ठीक है।